नमस्कार साथियों, मैं हूं नीलेश और स्वागत है आप सभी का। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। साथियों, अगर आप लोग टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी या फिर जूनियर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो साथियों आपको इसी पाठ्यक्रम का अध्ययन करना होगा। साथियों, आप सभी का प्री का जो सिलेबस है वो बिल्कुल सेम है। मेंस के सिलेबस अलग हैं, लेकिन प्रीलिम्स के लिए साथियों आपको इसी पाठ्यक्रम को जो है फॉलो करना होगा। और ये साथियों जो क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ, ये टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी और जूनियर सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, अगर आप लोग जो क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ उसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और कमेंट बॉक्स में मैंने पिन भी कर दिया है। और साथियों, अगर आप लोग ऐसे ही रेगुलर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप लोग चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों, मेरा चयन टीजीटी और जूनियर में हुआ था टीआरई 2.0 के दौरान। मैं साथियों आपको वही चीजें डिस्कस करता हूँ, वही चीजें मैं आपसे शेयर करता हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। और अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं, तो आप आसानी से साथियों प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं। एक बार साथियों हम लोग पाठ्यक्रम को देख लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये साथियों जो आप देख रहे हैं, ये आपका पाठ्यक्रम है और ये प्रीलिम्स का पाठ्यक्रम है। प्रीलिम्स में एक जो है सामान्य अध्ययन का पेपर होगा। अगर आप किसी भी विषय के अभ्यर्थी हैं या फिर आप किसी भी क्लास के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो साथियों 150 प्रश्न आएंगे। और आप सभी को पता है साथियों कि यहाँ पे 1/3 की जो है वो नेगेटिव मार्किंग भी है। तो ऐसे में साथियों जो है 40% जो है वो क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है यूआर कैटेगरी के लिए, और अदर कैटेगरी के लिए जो है 36%, 34% और 32% के आसपास जो है ये आपको देखने को मिलता है। तो ये ओवरऑल साथियों अगर हम लोग 40% पे बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको 60 क्वेश्चन जो है सही करने ही करने हैं, माइनस मार्किंग के बाद भी। तो ऐसे में साथियों हमें इस पाठ्यक्रम को और जो इस पाठ्यक्रम पर आधारित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो चीजें साथियों मैं आपको क्लासेस के माध्यम से भी और अपने टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़िए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दिया हूँ साथियों में। तो यहाँ पर साथियों हम लोग बात करते हैं कि आज जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो आप यहाँ पर टॉपिक देख पा रहे हैं कि बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं। तो साथियों ये जो टॉपिक है, इस पर मैं आपसे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो है चर्चा करूंगा और ये सभी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं, और ये क्लास साथियों आप जो है अन्य साथियों के साथ भी शेयर करिएगा। और ये जो क्लास है साथियों, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। उसका लिंक साथियों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए। वहां पर आपको ये पीडीएफ तो मिलेगा ही साथियों, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैं आपको वहां पर प्रोवाइड कराते रहता हूँ। तो वो आपके लिए साथियों बहुत जरूरी है। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़िए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, चूंकि ये हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा है और इस पर साथियों मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। तो हम लोग साथियों शुरुआत करते हैं प्राचीन बिहार का जो इतिहास रहा है। क्योंकि साथियों हमारे जो बिहार का इतिहास है वो काफी समृद्धशाली रहा है। पाटलिपुत्र नगर यहाँ पर रहा है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे प्राचीन भारत की पूरी राजनीति केंद्रित रही है। तो बिहार का साथियों स्थान इतिहास में बहुत गौरवशाली रहा है। यहाँ पर हम लोग अगर देखें, पहला क्वेश्चन, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? साथियों आप लोग इसका कमेंट जो है कमेंट में आंसर दे सकते हैं, और इस पे फिर मैं जो है आपको इसका आंसर अभी हम लोग चर्चा करते हैं इस पे। तो ये पहला क्वेश्चन है साथियों हमारा। और अगर हम लोग बात करें कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी, तो साथियों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो उदयन है, उदयन के द्वारा जो है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। और आप सभी को पता है कि ये हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु के पुत्र हैं, और इन्होंने ही साथियों जो इनकी राजधानी जो पूर्व में थी राजगिरी, जिसे गिरिव्रज भी कहा जाता है, पूछा भी जाता है साथियों कि जो है हर्यक वंश की जो है प्राचीन राजधानी क्या थी, तो वो गिरिव्रज या राजगिरी थी। तो ये जो है राजगिरी ही से राजधानी कहाँ पर ले आ रहे हैं? पाटलिपुत्र। उदयन जो है ये राजधानी को पाटलिपुत्र ले आ रहे हैं, और यहीं पे साथियों जो है ये पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करते हैं और पाटलिपुत्र को जो है अपनी नई राजधानी बनाते हैं। कहाँ से चेंज करते हैं? तो वो गिरिव्रज या फिर जो है राजगिरी से चेंज करके ये जो है पाटलिपुत्र अपनी राजधानी लेकर आते हैं, और ये जो है अजात शत्रु के पुत्र हैं। तो ये चीजें साथियों आप याद रखेंगे। इसका साथियों मैंने एक्सप्लेनेशन और बाकी चीजें, वो सारी चीजें मैंने आपको प्रोवाइड कराई हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो आप लोग उससे जरूर जुड़िए। अब हम लोग साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो ये साथियों आप जो है सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं, बौद्ध संगीति, चूंकि ये भी बिहार में ही हुई है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में। तो यहाँ पर साथियों देखेंगे, पहला ऑप्शन है वैशाली, राजगिरी, और पाटलिपुत्र है, कुंडलवन है। तो साथियों अगर हम लोग बौद्ध संगीतियों की अगर चर्चा करते हैं, तो बौद्ध संगीतियों में अगर हम लोग बात करें साथियों, जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी वो 483 में हुई थी। 483 जो है ईसा पूर्व में, ये जो है गौतम बुद्ध की जो है महापरिनिर्वाण के पश्चात अजात शत्रु के शासन काल में साथियों ये पहली जो बौद्ध संगीति हुई वो राजगिरी में हुई। और दूसरी साथियों आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में
दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? तो दूसरी बौद्ध संगीति साथियों वैशाली में हुई थी, कालाशोक के टाइम पीरियड में, वो शिशुनाग वंश का शासक था। तीसरी बौद्ध संगीति साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं पाटलिपुत्र में हुई थी, और ये 250 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी, अशोक के टाइम पीरियड में। कुंडल वन में साथियों जो है वो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, ये कनिष्क के टाइम पीरियड में हुआ था। कुंडल वन जो है वो ये जगह कश्मीर में पड़ती है। तो ये चीजें साथियों आप देख सकते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों वही मैं आपसे जो है डिस्कस कर रहा हूँ, और इसका पीडीएफ विद आंसर जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो यहाँ पर साथियों जो है आप देख सकते हैं वैशाली के, अगर हम लोग गणतंत्र की बात करते हैं तो ये जो है सबसे प्राचीन गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब साथियों आप सभी जानते हैं, जहाँ पे जो राजा है यानी जो शासक है वो क्या होता है, निर्वाचित होता है जनता के द्वारा। तो यहाँ पर साथियों अगर हम लोग बात करते हैं तो लिच्छवी जो है अगर हम लोग बात करें, पहला जो गणतंत्र है वो लिच्छवी में स्थापित हुआ था, और ये लिच्छवियों के द्वारा स्थापित हुआ था, वैशाली में स्थापित हुआ था। तो ये चीज साथियों आप देख सकते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बीपीएससी में भी पूछा गया है, जो बीपीएससी पीटी होता है साथियों, तो उसमें भी पूछा गया था ये सिविल सर्विसेज एग्जाम में। तो ऐसे क्वेश्चन ही आपको साथियों आपके पेपर में भी देखने को मिलेंगे, बहुत कठिन पेपर नहीं आपको देखने को मिलेगा, लगभग ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये साथियों अगले क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फोर्थ क्वेश्चन जो है, फोर्थ क्वेश्चन में आप देख सकते हैं प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो साथियों अगर हम लोग नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक की बात करें, देखिए आप वीडियो को पॉज करके कमेंट में आंसर दे सकते हैं, और अगर हम लोग यहाँ पर चूंकि साथियों चारों ऑप्शन को डिस्कस करें या फिर चारों ऑप्शन पर जो है बोले, फिर जो है समय ज्यादा लग जाता है। तो अगर हम लोग साथियों बात करें, कुमारगुप्त प्रथम जो है ये गुप्त वंश के शासक हैं, और आप सभी को पता है साथियों इनकी जो उपाधियां हैं, महेंद्रादित्य की उपाधि इनकी है, या महेंद्र से संबंधित कोई भी उपाधि है तो वो कुमारगुप्त प्रथम की ही होती है अक्सर। और यहाँ पे साथियों अगर हम लोग बात करें, नालंदा विश्वविद्यालय जो है भारत का एक तरीके से प्राचीनतम विश्वविद्यालय है, उसकी स्थापना साथियों कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी। और जो है ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करते हैं। यहाँ पे साथियों आप देख सकते हैं कौटिल्य के प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र का मुख्य विषय क्या है? अर्थशास्त्र साथियों अगर हम लोग बात करें तो राजनीति पर लिखा गया एक जो है प्राचीनतम ग्रंथ है, और इसमें आप चार ऑप्शन देख सकते हैं। यहाँ पे साथियों जो है इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और अगर हम लोग बात करें तो ये शासन कला और जो है राजव्यवस्था से संबंधित है। ये देखिए पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन ये जो है इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं है। ये जो है बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये पॉलिटी कैसे होती है, मतलब गवर्नेंस, राज मतलब शासन कैसे होता है, शासन कला या राज व्यवस्था, इस पे जो है आधारित है। इसमें साथियों अगर हम लोग अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो अर्थशास्त्र में साथियों अगर आप देखेंगे तो इसमें 15 अधिकरण है। अर्थशास्त्र में आपको 15 अधिकरण मिल जाते हैं। इसमें साथियों लगभग 150 अध्याय हैं, इसमें 150 जो है अध्याय आपको मिल जाते हैं। और इसमें साथियों अगर हम लोग बात करें तो 180 आपको प्रकरण मिल जाते हैं। तो ये साथियों अर्थशास्त्र के बारे में बेसिक जानकारी है। और अर्थशास्त्र को लिखा किसने था? कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की साथियों हम लोग चर्चा करते हैं। तो ये जो भी क्वेश्चंस आप देख रहे हैं ये बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, और यही क्वेश्चन जो है बीपीएससी में बार बार पूछे गए हैं, बीपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में। और लगभग जो बीपीएससी सिविल सर्विसेज का पैटर्न है साथियों वही अब आपकी जो है प्रारंभिक परीक्षा में कर दिया गया है। तो इसी को बस आप आधार बनाकर क्वेश्चंस को जो है देखेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे, आप आसानी से जो है 60 से 70 नंबर या 80 नंबर तक ले आएंगे। और साथियों आप यकीन मानिए कि इसमें अगर साथियों आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, बस अगर आप क्वालिफाइंग मार्क्स को टच कर जाते हैं तो आपको मेंस लिखने का मौका आराम से मिल जाएगा। मेंस चूंकि आपकी जो है ऑब्जेक्टिव ही परीक्षा होगी, तो यहाँ पे साथियों हमें कोशिश ये करना है कि लगभग अगर हम 80-90 नंबर तक जो है टारगेट कर पाते हैं, क्योंकि साथियों नेगेटिव मार्किंग में और जीके जीएस में बहुत ज्यादा स्कोर नहीं हो पाता है। अगर आप 90 तक कर पा रहे हैं तो वो बहुत अच्छा स्कोर है, लेकिन हमें मेनली साथियों ये समझ के चलना है कि अगर 70-80 तक भी नंबर आ रहे हैं तो भी प्रीलिम्स आप क्वालिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे साथियों आप देख सकते हैं तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी? इसमें साथियों अभी हम लोग थोड़ी देर पहले ही चर्चा किए। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, जो सम्राट अशोक है साथियों, और ये 250 ईसा पूर्व के आसपास, और इनके टाइम पीरियड में साथियों तृतीय बौद्ध संगीति जो है पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। कालाशोक के टाइम पे साथियों सेकंड हुई थी वैशाली में, और कनिष्क के टाइम पे साथियों फोर्थ हुआ था, ये कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। अजात शत्रु के टाइम पे साथियों फर्स्ट जो है बौद्ध संगीति हुई थी, राजगिरी कह सकते हैं आप, राजगिरी या फिर जो है गिरिव्रज में। तो ये चीजें हैं साथियों, तो ये चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं।
विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने की थी? तो अगर हम लोग विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात करें तो प्राचीन जो है अगर हम लोग बात करें प्राचीन भारत में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का भी अपना जो है महत्व रहा है, और इसकी स्थापना जो है आप लोग देख सकते हैं कि पाल वंश के शासक धर्मपाल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और धर्मपाल साथियों अगर हम लोग बात करें, ये जो विक्रमशिला की इन्होंने स्थापना की थी, ये वर्तमान में अगर हम लोग देखते हैं तो ये भागलपुर जिले में पड़ता है, बिहार के। तो ये जो है साथियों अभी जो है ये बिहार के भागलपुर जिले में जो है स्थित है। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल जो है पाल वंश के शासक इन्होंने स्थापना करी थी, और ये भी जो है प्राचीन भारत का एक प्रमुख विश्वविद्यालय है। अगला क्वेश्चन साथियों आप लोग देख सकते हैं कि भगवान महावीर का जन्म बिहार के किस स्थान पर हुआ था? महावीर स्वामी का साथियों अगर हम लोग जन्म की बात करते हैं तो ये कुछ ऑप्शंस आप देख सकते हैं, पावापुरी है, कुंडलपुर है, कुंडग्राम, वैशाली, लुम्बिनी या फिर बोधगया। तो साथियों ये तो हमें पता है कि लुम्बिनी में किसका जन्म हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और अगर हम लोग साथियों बात करें यहाँ पे तो आप देख सकते हैं जो कुंड ग्राम है साथियों वैशाली, यहाँ पे जो है महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। और महावीर स्वामी के जन्म के साथियों जो है दो जो है चीजें मिलती हैं, एक तो 599 ईसा पूर्व मिलता है, एक साथियों 540 ईसा पूर्व मिलता है। और अगर बात करें साथियों सही कौन सा है तो ये एनसीईआरटी का डाटा है, 540 जो है ये एनसीईआरटी का आपका डाटा है। तो यहाँ पे साथियों जो देख सकते हैं 540 ईसा पूर्व में जो है महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इन्होंने जैन धर्म को पुनर्जीवित किया था, और वास्तविक संस्थापक भी आप कह सकते हैं। और इन्होंने साथियों जो है पंच महाव्रत में पांचवा जो है महाव्रत जो था ब्रह्मचर्य, उसको जोड़ा था। तो महावीर स्वामी के बारे में साथियों ये कुछ बेसिक जानकारी है। इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली में। अगले प्रश्न की साथियों हम लोग चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों आप लोग देख सकते हैं, मौर्य काल में पाटलिपुत्र नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण किस विदेशी यात्री ने दिया है? तो अगर साथियों हम लोग बात करें पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में जो जानकारी मिलती है वो हमें इंडिका से मिलती है। इंडिका साथियों एक पुस्तक है, और ये पुस्तक साथियों मेगास्थनीज की पुस्तक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है मेगास्थनीज हो जाएगा। मेगास्थनीज ने साथियों जो पाटलिपुत्र के नगर के प्रशासन के बारे में जानकारी दी है, उन्होंने कहा कि इसमें 6 समितियां होती थी। इसमें जो है 6 समितियां हैं, और ये साथियों लगभग सभी में क्या है 5 सदस्य हैं, मतलब 6 का अगर आप जो है गुणा 5 में करेंगे तो टोटल 30 सदस्य होते थे। और ये अलग अलग साथियों समितियां होती थी, जैसे जन्म मरण पंजीकरण हो गया, विदेशी कोई यात्री आया तो उसकी देखभाल करना, या साथियों और भी चीजों से संबंधित कुल 6 समितियां होती थी। और इसके जो है पाटलिपुत्र नगर प्रशासन के बारे में मुख्य रूप से जो है मेगास्थनीज का वर्णन है, और मेगास्थनीज की जो पुस्तक है वो इंडिका है। आगे साथियों हम लोग चर्चा करते हैं। यहाँ पे साथियों देख सकते हैं 10वां क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण में बिहार के किस भौगोलिक क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो यहाँ पे साथियों अगर हम लोग बात करें शतपथ ब्राह्मण में एक कथा मिलती है विधेय और माधव की कथा, और ये जो आप देख रहे हैं विधेय ये मिथिला का क्षेत्र है। इसका साथियों ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी से साथियों हमें ये पता चलता है कि जो आर्य थे उनकी जो संस्कृति का विस्तार था वो बिहार की भूमि तक जो है विस्तृत था। और ये इसका वर्णन साथियों हमें शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण जो है वो यजुर्वेद का एक प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ये चीजें साथियों हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों जो है वो मध्यकालीन बिहार के इतिहास से संबंधित है। और ऐसे ही साथियों हम लोग जो है क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए चलेंगे, तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय किसे दिया जाता है? साथियों तुर्कों के अगर आक्रमण की हम लोग बात करते हैं तो देखिए तुर्कों का आक्रमण एक तो हम लोग देखते हैं कि मोहम्मद गजनवी के नेतृत्व में हुआ था, और एक साथियों जो है एक महमूद गजनवी के नेतृत्व में हुआ था, और एक मोहम्मद गौरी के नेतृत्व में हुआ था। तो जो साथियों गोरी वाला आक्रमण है, गोरी का ही एक आप कह सकते हैं सेनापति था ये जो बख्तियार खिलजी है ये गोरी का ही एक सेनापति था। और ये मेनली साथियों बिहार बंगाल वाले क्षेत्र पर जो है ये आक्रमण करने के लिए आया था। और इसी ने साथियों जो है नालंदा विश्वविद्यालय को भी जो है एक तरीके से पूरा ध्वस्त किया था। तो ये चीजें आप देख सकते हैं, बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय जो है वो बख्तियार खिलजी को ही जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ऐबक था साथियों, या फिर कुबाचा था, यलदौज था, ये सभी गोरी के साथ में आए हुए एक सेनापति ही थे। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो बिहार के क्षेत्र में गया था, तो बिहार के क्षेत्र में ये आया था। और अगर हम लोग बात करें साथियों लाहौर के क्षेत्र में ऐबक गया था। तो ये जो है हम लोग देख सकते हैं कि तुर्क सत्ता की स्थापना अगर कोई बिहार में कर रहा है तो वो बख्तियार खिलजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं।
शेरशाह सूरी का प्रसिद्ध मकबरा बिहार के किस शहर में स्थित है? साथियों, शेरशाह सूरी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो देखिए, एक तो 1539 में युद्ध हुआ था चौसा का, एक 1540 में साथियों हुआ था जिसे आप कन्नौज का युद्ध कह सकते हैं या फिर बेलगाम का युद्ध कह सकते हैं। और ये दोनों ही युद्धों में साथियों इसने हुमायूं को पराजित किया था। ये दोनों ही अगर हम लोग युद्ध की बात करते हैं तो इसने हुमायूं को पराजित किया। और ये मुख्य रूप से साथियों हुमायूं को निर्वासित होना पड़ा, फारस हो चला गया था 15 साल के लिए। उसके बाद फिर पुनः जो है वो 55-56 के आसपास आता है और फिर पुनः जो है वो एक तरीके से मुगल सत्ता की जो है वो पुनर्स्थापना करता है। तो ये जो प्रमुख युद्ध हुए। और अगर साथियों हम लोग बात करें 1545 की घटना है, ये शेरशाह जो सूरी है ये कालिंजर का दुर्ग है, कालिंजर के दुर्ग को घेर रखे थे और ये जो है इनका जो तोप था और इन्हीं के पास जो है वो फट गया। तो ऐसी मान्यता है कि फिर उसी में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है 1545 में। और इनका जो प्रसिद्ध मकबरा है ये साथियों बिहार के सासाराम, ये वर्तमान में अगर हम लोग बात करें तो ये रोहतास डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो ये साथियों यहाँ पर जो है रोहतास डिस्ट्रिक्ट में सासाराम में है। और अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा ये बना हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें, बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? और यहाँ पर साथियों अगर हम लोग बात करें, बाबर है, हुमायूं है, अकबर है, जहांगीर है। तो साथियों आप सभी ने देखा कि बाबर और हुमायूं का तो कार्यकाल बहुत ज्यादा रहा नहीं। बाबर जो है 1526 से 30 तक इसका कार्यकाल रहा। हुमायूं के कार्यकाल की साथियों बात करें तो ये इसका दो फेज में रहा। एक तो 1530 से वो मान सकते हैं 40 तक, फिर जो है 55-56 क्योंकि फिर जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे साथियों हम लोग बात करें अकबर की, तो अकबर ने साथियों 1574 में बिहार का एक जो है शासक था, दाऊद खा करानी नाम था उसका, दाऊद खा करानी को जो है ये 1574 में पराजित करते हैं। और 1580 में साथियों क्या करते हैं, ये बिहार को एक जो है सूबा बना देते हैं मुगल साम्राज्य का। तो मुख्य रूप से 1580 में ही जो है बिहार जो है शामिल होता है अकबर के उसमें अगर आप देखेंगे साम्राज्य में। बाकी ये जीत लिया था 1574 में ही। तो साथियों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। इसका करेक्ट आंसर जो है अकबर हो जाएगा। यहाँ पे साथियों देख सकते हैं मिथिला के प्रसिद्ध कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? साथियों कर्नाट वंश से क्वेश्चन बीपीएससी में बार बार पूछे जाते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कर्नाट वंश। और अगर हम लोग बात करें साथियों, ये जो है कर्नाट वंश की स्थापना कब हुई थी, तो 1097 में जो है 1097 ईस्वी में कर्नाट वंश की स्थापना हुई थी। और नान्य देव ने जो है इसकी स्थापना करी थी साथियों। और जो है अगर हम लोग बात करें कर्नाट वंश के अंतिम शासक की, तो अंतिम शासक इसके हो जाएंगे वो हरि सिंह हो जाएंगे, हरि सिंह देव। ये कर्नाट वंश के अंतिम शासक हैं, संस्थापक है नान्य देव, स्थापना की थी 1097 ईस्वी में। साथियों अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, प्रसिद्ध चौसा का युद्ध, इस पे अभी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो चौसा का युद्ध साथियों मैंने आपको बताया कि ये जो है किन दो शासकों के बीच लड़ा गया था। अगर किन दो शासकों की बात करें साथियों तो एक हो जाएंगे जो है शेरशाह सूरी और एक हुमायूं हो जाएंगे। देखिए 1539 है, इसमें शेरशाह सूरी जो है चौसा चौसा जो जगह है साथियों ये बक्सर में पड़ता है, बिहार के बक्सर डिस्ट्रिक्ट में ये चौसा पड़ता है, एक ब्लॉक है चौसा। और ये बक्सर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और यहाँ पे साथियों अगर हम लोग बात करें तो ये इसमें जो है ये पराजित हो जाते हैं हुमायूं। और इसमें फिर क्या करते हैं, एक निजाम नामक एक भिश्ती होता है जो इनकी जान बचाता है। और आगे चलकर जब ये दोबारा शासक बनते हैं तो उसको एक दिन का शासक भी बनाते हैं। और वो जो है एक तरीके से चमड़े का जो है सिक्का जारी करता है, मतलब एक प्रतीक के रूप में। तो ये चौसा का युद्ध साथियों जो है हुमायूं के लिए काफी जो है आप देख सकते हैं कि हुमायूं को निर्वासित होना पड़ा, मतलब अगले साल जो है कन्नौज और बिलग्राम का जो युद्ध होता है उसके बाद तो इन्हें जो है भारत ही छोड़ना पड़ गया था। तो ये प्रमुख एक युद्ध है साथियों 1539 में हुआ था, इसका आपको डेट भी याद रखना है कि इन दो शासकों के बीच में हुआ था, तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन साथियों हम लोग बात करते हैं, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो देखिए साथियों अगर हम लोग बात करें, सिख के जो है 10वें जो गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह जी हैं। और इनका जन्म हुआ था साथियों ये 1666 में इनका जन्म हुआ था। और 1666 में इनका जो है जन्म हो रहा है। और इन्होंने साथियों खालसा पंथ की भी स्थापना की थी। तो गुरु गोविंद सिंह ये अंतिम गुरु भी हैं, 10वें गुरु अंतिम गुरु हैं। इनका जन्म साथियों पटना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, बिहार शरीफ में मखदूम शाह शरफुद्दीन याह्या मनीरी किस सूफी सिलसिले से संबंधित हैं? तो बिहार में भी क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि बिहार में कौन सा सूफी सिलसिला प्रसिद्ध था, या फिरदौसी सिलसिला जो है ये किस क्षेत्र में प्रसिद्ध था। तो ये चीज साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक सूफी सिलसिला है, आप सभी को पता है साथियों भारत में जो है लगभग 11वीं 12वीं शताब्दी में जो है कई सूफी सिलसिले जो है वो भारत में, जैसे चिश्ती संप्रदाय है, सोहरावर्दी है। तो ये सभी जो है
किसी न किसी जो है क्षेत्र में प्रचलित थे। और हम लोग देखें फिरदौसी की अगर हम लोग बात करते हैं तो साथियों फिरदौसी जो है वो बिहार शरीफ में जो है प्रसिद्ध था। और ये मेनली साथियों जो ये मनेर जो जगह है ये पटना में पड़ती है। और ये चूंकि मनेर में रहते थे इसलिए जो है शरफुद्दीन याह्या को जो है मनेरी कहा गया है। और ये मनेर चूंकि पटना में जगह है तो इसका बेसिकली जो कार्य क्षेत्र रहा वो पटना ही है। और फिरदौसी सिलसिला साथियों जो सूफी सिलसिला है ये बिहार में प्रसिद्ध रहा। क्वेश्चन दोनों टाइप से बनता है साथियों कि कौन सा सिलसिला बिहार में प्रसिद्ध रहा, तो फिरदौसी या फिर फिरदौसी सिलसिला किस क्षेत्र में जो है प्रचलित था तो वो बिहार हो जाएगा। तो ये साथियों आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे साथियों आप देख सकते हैं कि अकबर ने 1587 में बिहार का गवर्नर यानी कि सूबेदार किसे नियुक्त किया था। तो अगर साथियों हम लोग बात करें 1587 में इन्होंने बिहार का सूबेदार किसे बनाया था, तो इनके जो प्रमुख जो है आप कह सकते हैं मनसबदार थे वो इनके प्रमुख जो मनसबदार थे साथियों वो राजा मान सिंह थे। इन्हें लगभग 7,000 का मनसब प्राप्त था। और अगर हम लोग बात करें इनके कार्यकाल की तो 1587 ईस्वी से लेकर साथियों 1500 जो है 94 ईस्वी तक इनका कार्यकाल बिहार में सूबेदार के पद पर रहा। आगे चलकर तो इन्हें जो है काबुल वगैरह का भी क्षेत्र जो है मिला था। तो ये आप चीजें देख सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे साथियों देख सकते हैं कि पटना को अजीमाबाद नाम किस जो है मुगल शहजादे ने दिया था। तो पटना का साथियों एक जो है पहले नाम जो है वो अजीमाबाद भी था। और अजीमाबाद अगर हम लोग नाम की बात करें साथियों तो ये आप देख सकते हैं कि इनके नाम पे ही है, तो ये बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। अजीम उस शान जो है इनका नाम है। और ये 1702 में अगर हम लोग बात करें साथियों तो ये बिहार में सूबेदार के तौर पे या गवर्नर के तौर पे आते हैं। और ये जो है पटना को जो है नाम देते हैं अजीमाबाद। पटना जो राजधानी है बिहार की उसको अजीमाबाद नाम देते हैं। और ये मुख्य तौर पर अगर साथियों देखा जाए तो ये औरंगजेब के पोते हैं अजीम उस शान। और इन्होंने ही जो है अजीमाबाद का नाम जो है पटना का नाम अजीमाबाद रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग चर्चा करते हैं। तो ये है चेरो राजवंश बिहार के किस प्रमुख क्षेत्र में शासन करता था। अगर हम लोग साथियों चेरो वंश की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पलामू वाला इलाका है या फिर जो शाहाबाद वाला इलाका है या चंपारण या फिर जो है सारण वाला जो इलाका है वहां पर साथियों ये चेरो राजवंश जो है प्रमुख रूप से शासन करता था। और इसके जो एक प्रमुख शासक थे साथियों वो मेदिनी राय थे। और ये मेदिनी राय साथियों वो नहीं है जिनका युद्ध बाबर के साथ में हुआ था। जो चंदेरी का युद्ध हुआ था मेदिनी राय के साथ में 1528 में, वो वाले नहीं हैं। ये साथियों जो है चेरो राजवंश के हैं। और मुख्य तौर पे ये जो है सारण वाला जो इलाका है या फिर जो मान सकते हैं चंपारण वाला इलाका है पलामू शाहाबाद, ये उस जगह पे जो है मुख्य रूप से जो है इनका प्रभाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हम लोग देख लेते हैं। ये आधुनिक बिहार के इतिहास से संबंधित है। और आधुनिक बिहार के इतिहास से संबंधित साथियों बहुत से प्रश्न जो है आपको अपने पेपर में भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि आधुनिक भारत का और आधुनिक बिहार का जो इतिहास है वो अलग से मेंशन है आपके पाठ्यक्रम में। तो यहाँ पे साथियों आप देख सकते हैं क्वेश्चन है कि 1857 के महान विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था। तो यहाँ पे साथियों अगर हम लोग बात करें 1857 के विद्रोह की तो इसमें देखिए बिहार से नेतृत्व करने वाले थे, आप यहाँ पर देख सकते हैं बाबू कुंवर सिंह जो है इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये बेसिकली साथियों जगदीशपुर जो जगह है ये आरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है जिसे हम वर्तमान में भोजपुर के नाम से जानते हैं। तो वहां से साथियों इन्होंने नेतृत्व किया था। और जो है बाकी अगर हम लोग साथियों बात करें तो 1857 का विद्रोह अगर भारत के संदर्भ में देखते हैं तो ये जो है आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि किसने कहाँ से नेतृत्व किया था, रानी लक्ष्मीबाई ने कहाँ से किया था या फिर नाना साहब ने कहाँ से नेतृत्व किया था, या इलाहाबाद से किसने नेतृत्व किया, फैजाबाद से किसने नेतृत्व किया, या अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन कौन था। ऐसे क्वेश्चन साथियों पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो जो है 1857 तो जो हमारे लिए है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर साथियों देख सकते हैं कि अगला क्वेश्चन है राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर गांधी जी चंपारण किस वर्ष आए थे। तो साथियों आप सभी को पता है कि चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। और ये बेसिकली जो है ये 3/20 हिस्से पे नील की खेती करना किसानों के लिए जो है अनिवार्य कर दिया गया था। इसी को साथियों 3 कठिया प्रथा भी कहते हैं। और हम लोग साथियों अगर बात करें 1916 में जो लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। तो उस अधिवेशन में साथियों राजकुमार शुक्ल भी वहां पर गए थे, गांधी जी भी वहां पर गए थे। तो पहली बार वहां पर गांधी जी की मुलाकात होती है। और वो मुख्य रूप से जो है चंपारण में जो किसानों की समस्या थी उससे जो है राजकुमार शुक्ल ने उन्हें अवगत कराया। और फिर गांधी जी अगले वर्ष जो है चंपारण की धरती पर आते हैं और यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह जो गांधी जी का प्रथम जो है सत्याग्रह का प्रयोग था वो यहाँ पर होता है। और ये 3 कठिया प्रथा के विरोध में था। अगला क्वेश्चन साथियों हम लोग बात करते हैं। ये देख सकते हैं हम लोग साथियों 23वां क्वेश्चन है।
बिहार प्रांतीय किसान सभा ये 1929 में साथियों बनी थी, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन टीआरई में भी पूछा जा चुका है। बिहार प्रांतीय किसान सभा ये 1929 में बनी थी। पहली बात तो आपको यही याद रखना कि बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी, तो 1929 में हुई थी। और साथियों स्थापना किसने की थी, ये दोनों बात आपको याद रखनी है। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने स्थापना की थी, और स्थापना कब हो रही है, 1929 में स्थापना हो रही है। ये दोनों चीज साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हो सकता है यही क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए, तो इसको तो आप बहुत अच्छे से जो है तैयार कर लेंगे। श्री कृष्ण सिंह जो थे साथियों इसके सचिव थे, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन साथियों हम लोग बात करें कि बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर एक नया प्रांत किस वर्ष बनाया गया था। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार आप अच्छे से समझ लेंगे तो कभी गलत नहीं करेंगे। देखिए हम लोग बात करें 1911 की, अगर बात करते हैं तो 1911 में साथियों जॉर्ज पंचम, जो कि उस समय ब्रिटेन के सम्राट थे, जॉर्ज पंचम भारत आए थे। और भारत में साथियों दिल्ली दरबार का जो है कार्यक्रम चल रहा था, और उसी कार्यक्रम के दौरान साथियों 12 दिसंबर की डेट थी, 12 दिसंबर 1911 की डेट थी साथियों। तो वहां पे ये घोषणा हुई थी कि बंगाल को जो है बिहार और उड़ीसा से अलग कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे साथियों अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि इसकी घोषणा कब हो रही है, तो घोषणा साथियों मुख्य रूप से 1911 में ही हो रही है। और अगर ये पूछा जाए साथियों कि कब अलग हुआ, मतलब ये कब प्रभाव में हुआ या कब लागू हुआ, तो लागू साथियों अगर हम लोग बात करें तो ये 22 मार्च की डेट है, और 22 मार्च 1912 की डेट है साथियों। और 22 मार्च को ही आप सभी को पता है साथियों कि बिहार दिवस भी मनाया जाता है। 22 मार्च को क्या है, बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। और मुख्य रूप से साथियों 22 मार्च 1912 को जो है ये लागू हो गया था। और घोषणा कब हुई थी, अगर क्वेश्चन में लिखा रहे कि घोषणा कब हुई तो 1911 में, और लागू कब हुआ साथियों, तो ये जो है लागू हुआ था 1912 में। और अगर हम लोग साथियों बात करें तो यहाँ पे हमने बात किया कि जो है बंगाल को बिहार से अलग कर दिया गया था। और साथियों अगर हम लोग बात करें 1936 की, तो 1936 में साथियों बिहार और उड़ीसा को भी अलग कर दिया गया था। तो क्वेश्चन ये अगर पूछा जाए तो बिहार और उड़ीसा को कब अलग किया गया, तो 1936 में। और बिहार और बंगाल को कब अलग किया गया, तो 1912 में। और घोषणा कब हुई थी, 1911 में। और साथियों जो है बिहार और झारखंड को कब अलग किया गया था, तो ये साथियों 15 नवंबर की डेट है, 15 नवंबर 2000 में बिहार और जो है झारखंड को भी अलग कर दिया गया था। ये डेट साथियों आप ऐसे याद रख सकते हैं कि 15 नवंबर जो है वो बिरसा मुंडा की जन्मतिथि है। और बिरसा मुंडा आप सभी को पता है कि वो जो है झारखंड क्षेत्र से संबंधित रहे हैं। तो झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 को। अगला क्वेश्चन साथियों हम लोग देख सकते हैं, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे। साथियों ये जो है क्वेश्चन आप परिचित हैं बहुत अच्छे से। तो ये श्री कृष्ण सिंह जी जो है ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। और ये साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है आप कह सकते हैं इसे। तो मतलब ऐसे क्वेश्चन तो साथियों आपको जो है बिल्कुल याद होने चाहिए, इन्हें आप बिल्कुल गलत नहीं कर सकते। और यहाँ पे साथियों हम लोग बात करते हैं 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आजाद दस्ता का गठन किसने किया था। साथियों आजाद दस्ता का अगर हम लोग गठन बात करें तो इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण, इसके करेक्ट आंसर है। और साथियों जयप्रकाश नारायण आप सभी को पता है हजारीबाग जेल में थे, और हजारीबाग जेल से ये जो है भाग जाते हैं, वहां से निकल जाते हैं, फिर आजाद दस्ता का ये गठन करते हैं। और आजाद दस्ता का गठन करके भूमिगत तौर पे साथियों, भूमिगत तौर पर इन्होंने जो है भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। क्योंकि आप सभी को पता है कि जैसे ही 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा होती है, वैसे ही 9 अगस्त को साथियों सभी जितने भी शीर्ष नेता थे सबको ऑपरेशन जीरो हावर के तहत क्या किया गया था, बंदी बना लिया गया था, कहीं ना कहीं जो है उन्हें रखा गया था। तो इस वजह से साथियों ये चूंकि नेतृत्व विहीन आंदोलन था, लेकिन इसमें जो है भूमिगत तौर पे साथियों जयप्रकाश नारायण का, उषा मेहता का, अरोड़ा आसफ अली का, इन सभी का, राम मनोहर लोहिया हो गए, इन सभी का काफी योगदान रहा। तो ये चीजें साथियों आप याद रखेंगे, आजाद दस्ता का गठन जयप्रकाश नारायण ने किया था। अगला क्वेश्चन हम लोग साथियों देख लेते हैं, पटना सचिवालय गोलीकांड की ऐतिहासिक घटना किस तिथि को घटित हुई थी। तो साथियों पटना का सचिवालय था, और यहाँ पर कुछ जो छात्र थे वो यहाँ पर तिरंगा फहराना चाहते थे, जो कि आप सभी देख सकते हैं कि ये घटना साथियों भारत छोड़ो आंदोलन के बाद की ही है। भारत छोड़ो आंदोलन जैसे चल रहा था, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें 11 अगस्त की डेट थी साथियों। 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में कुछ छात्र थे जो वहां पर तिरंगा झंडा फहराना चाहते थे, लेकिन वहां पर जो है उन्हें रोका गया। फिर जो है साथियों गोलीबारी हुई, और इसमें 7 जो साथियों छात्र हैं वो शहीद हो गए थे। तो ये चीजें साथियों जो है आप इसकी डेट जो है याद रखेंगे, 11 अगस्त 1942। ये भारत छोड़ो आंदोलन का ही एक हिस्सा आप मान सकते हैं, और भारत छोड़ो आंदोलन के जो है दौरान ही ये घटना घटित हुई थी बिहार में। तो इसको भी आप जो है याद रखेंगे। बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत सर्वप्रथम किन जिलों से हुई थी। साथियों अगर हम लोग नमक सत्याग्रह की बात करते हैं तो नमक सत्याग्रह साथियों ये
1930 में शुरू हुआ था। एग्जैक्ट डेट साथियों इसकी जो है 12 मार्च हो जाएगी। और गांधी जी जो है अपने लगभग 78 अनुयायियों के साथ में जो है वो निकल जाते हैं साबरमती आश्रम से दांडी की यात्रा के लिए। और ये साथियों जो है समाप्त हुआ था नमक कानून तोड़कर, जो है ये 6 अप्रैल को जो है समाप्त हुआ था। 6 अप्रैल को जो है नमक कानून तोड़कर जो है शुरुआत हुई थी बेसिकली इसकी, और 1930 में ही। और बिहार में साथियों अगर हम लोग बात करते हैं तो बिहार में चंपारण और सारण का जो इलाका है यहाँ पर जो है ये सबसे प्रमुख रूप से जो है हुआ था। और आप सभी को पता है साथियों कि बिहार में जो है उस दौरान चौकीदारी कर न देने की जो है मेनली जो है जनता उसलिए लड़ रही थी कि चौकीदारी कर न देना पड़े। और पूरे भारत में साथियों नमक कर के विषय में था। और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में कौन सा जो है आंदोलन चलाया जा रहा था, या बिहार में कौन सा जो है कर न देने की बात की जा रही थी, तो चौकीदारी कर था। ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन साथियों हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन है साथियों 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। साथियों बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था। बांकीपुर साथियों आप सभी को पता है ये पटना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है बांकीपुर। और यहाँ पे साथियों 1912 में ये अधिवेशन हो रहा है। इसकी जो साथियों अध्यक्षता की थी वो आर एन मुधोलकर ने इसकी अध्यक्षता की थी। आर एन मुधोलकर ने साथियों अध्यक्षता की थी। इनका पूरा नाम रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर है। तो आर एन मुधोलकर ने साथियों अध्यक्षता की थी। 1912 में हुआ था। बिहार में पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये अधिवेशन है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है साथियों, इसको आपको याद रखना है। बांकीपुर में हुआ है। बांकीपुर जो है पटना में पड़ता है। और आर एन मुधोलकर जो है इसके अध्यक्षता किए थे वो। अगला क्वेश्चन साथियों हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। साथियों अगर हम लोग गया अधिवेशन की बात करते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। भारत में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गया अधिवेशन है, यहाँ पे साथियों अगर हम लोग बात करें तो ये देख सकते हैं आप देश बंधु चित्तरंजन दास हैं। और चित्तरंजन दास जी के द्वारा साथियों अध्यक्षता की गई थी। और आप सभी को पता है 1922 में इन्होंने अध्यक्षता करी। और 1923 में ही साथियों इन्होंने जो है कांग्रेस से अलग होकर एक नई पार्टी बनाई थी, जिसे हम लोग स्वराज पार्टी कहते हैं। क्योंकि साथियों कांग्रेस क्या हुआ था कि उस टाइम पे जो 1919 का अधिनियम आया था वो उसका बहिष्कार कर रहे थे। माउंटेन्यू चंफोर्ड अधिनियम था, उसमें साथियों जो है प्रांतीय विधानसभा चुनाव का जो है बहिष्कार किया गया था कांग्रेस के द्वारा। तो ये साथियों जो है चित्तरंजन दास और जो है मोतीलाल नेहरू मिलकर 1923 में स्वराज पार्टी बना रहे हैं। और ये लोग काफी अच्छी सीटों के साथ जो है जीत कर भी आए थे। मतलब कांग्रेस को इन्होंने जो है चुनौती दी थी उस टाइम पे, मतलब ये बहुत ज्यादा सीटें जीत कर आए थे। और यहाँ पे साथियों जो है हम लोग देख सकते हैं ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। और देखिए साथियों क्वेश्चंस इसी टाइप के आएंगे। और ये जो पीडीएफ है साथियों, ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। और इसका आपको आंसर भी जो है मिल जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये साथियों जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। मैं आपके लिए ऐसे ही टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रृंखला लाते रहूंगा। तो आप लोग चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद है साथियों आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में इसके बारे में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।